तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज विशेष 12वीं क्लास 11वीं क्लास दोनों देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा वाले भी देखिए। तो हम लोग आज फिर एक बार जो कल बताए थे, इसके पहले हम लोग मनुष्य का जनन अंग तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें पुरुषों का वर्णन हो रहा है। पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, पुरुषों के जनन तंत्र का वर्णन हो रहा है, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट दे चुके हैं। आज पार्ट सेकेंड है। इसी प्रकार से पार्ट बना बना करके चलेंगे, आगे की ओर ले चलेंगे। तो खास करके 12वीं में पढ़ने के लिए दिया गया है, 11वीं वाले भी देखें, कॉम्पिटिटिव भी देखें। तो देखिए, इसमें आज हम लोग तुरंत अब बात को तेजी से बढ़ाते हुए आगे पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। नोट करते जाइएगा। देखिए, यहाँ पर यह है कि मनुष्य के वृषण की संख्या 2 बता दी थे, ताप बता दिए थे, ट्यूनिकाल भोजनिया बताया गया था, शुक्रवाहिनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर बताई गई थी, इपिडिडाइमिस जो है ऊपर लगा हुआ है, अधिवृषण जो 6 मीटर लंबे बताए थे, सब हम आपको पिछले बार बता चुके हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ से शुक्रवाहिनी निकलती है तो सबसे पहले मार्ग में शुक्राशय, हिंदी में और इंग्लिश में सेमिनल वेस्कल्स यानी शुक्राशय नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है। यह है शुक्राशय। फर्स्ट में शुक्रवाहिनी के फर्स्ट मार्ग में शुक्राशय या सेमिनल वेस्कल्स यानी ग्रंथि पाई जाती है। ये शुक्राशय क्या है, किससे निकलता है? और शुक्राशय के बाद आते हैं, यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट है। और प्रोस्टेट के नीचे देखिए, यहाँ आने के बाद बल्बो यूरेथ्रल यानी इसको हम काउपर ग्रंथि कहते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट को हिंदी में पुरस्थ कहते हैं। देखिए लिखा गया है प्रोस्टेट, ये है यूरिन की थैली, इसमें यूरिन भरा हुआ है, गोल यूरिन भरा हुआ है। अब इसमें है कि इस यूरिन के ठीक निकलने वाले मार्ग के शुरू में प्रोस्टेट नाम के ग्रंथि होते हैं, हिंदी में पुरस्थ कहते हैं। 20 या 30 की संख्या में इसमें नालिकाएं कुंडलित होकर के रहती है, जो आपस में एडजस्ट होकर के ये सिमट कर हो जाती है। और इसी में एक द्रव बनता है जो श्वेत अम्लीय और पतला होता है। वह जो है श्वेत अम्लीय पतला द्रव प्रोस्टेटल द्रव के नाम से भी जाना जाएगा। यह जो है स्पर्म यानी शुक्राणुओं को सक्रियता, एक्टिविटीज बढ़ाती है। वह उसको मूड फ्रेश होता है, एक्टिविटीज हो जाती है और तैर करके आगे बढ़ने में उसको बल मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम बात दें शुक्राशय पर, तो शुक्राशय से भी जो लिक्विड निकलता है उसे सेमिनल लिक्विड कहते हैं, क्योंकि सेमिनल का अर्थ होता है शुक्राशय। अंग्रेजी नाम है, कोई फर्क नहीं है। सेमिनल के अर्थ पर ही सेमिनल ग्लैंड हुआ, सेमिनल वेसल्स हुए। तो इस प्रकार से सेमिनल शुक्राशय से निकलता है एक जो द्रव, जो जनन द्रव है, जेनेटिकल द्रव है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय द्रव, सेमिनल लिक्विड। ये भी क्या करता है, ये भी स्पर्म को जो है ये आपको एक्टिविटीज यानी सक्रिय बनाने का काम करता है। अब देखिए, यहाँ शुक्राशय हो गया और ये हो गया। लेकिन शुक्राशय से एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि शुक्राशय से निकलने वाले 3 हार्मोन और भी होते हैं, जिसका नाम है साइट्रेट, फ्रुक्टोज। फर्स्ट में साइट्रेट, दूसरा क्या बोले साइट्रेट के बाद फ्रुक्टोज, साइट्रेट, फ्रुक्टोज, और इससे निकलने वाला तीसरा है इनोसिटोल। इनोसिटोल यानी साइट्रेट, फर्स्ट नंबर में जोड़िए साइट्रेट, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल। ये 3 हार्मोन निकलते हैं शुक्राशय से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल ग्लैंड। याद रखिए, ये तीनों मिलकर जो नाम बोले हार्मोन का, वो शुक्राणु को एक्टिव करते हैं। और यहाँ प्रोस्टेटल द्रव भी एक्टिव करते हैं, श्वेत अम्लीय और पतला होता है। ये भी ध्यान रखें कि सीमेन, जिसको हम सीमेन कहते हैं, वह सीमेन का विशेष गंध प्रोस्टेटल द्रव के कारण ही होता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बल्बो यूरेथ्रल आता है। बल्बो यूरेथ्रल को हम दूसरा नाम है काउपर ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल कहिए या फिर काउपर कहिए, एक ही बात है। इनसे निकलने वाला जो लिक्विड है वह क्षार होता है, क्षार। काउपर से निकलने वाला जो है लिक्विड बल्बो द्रव कहलाता है, बल्बो लिक्विड। हिंदी में इसको काउपर भी लोग बोलते हैं। उससे निकलने वाले जो लिक्विड है वह क्षार है। ये सब जनन द्रव है, यानी जेनेटिकल लिक्विड, जो शुक्राणु के सक्रिय करने, उनको पोषण देने, सुरक्षा करने में सहायता करते हैं हर तरह से। अब यहाँ क्षार है, तो क्षार बल्बो यूरेथ्रल से निकला हुआ द्रव क्षार है। ये क्या करता है कि जब मानव यूरिन का त्याग करता है, यूरिन का, तो यूरिन होता है अम्लीय, वो मूत्र मार्ग को अम्लीय कर देता है। उसमें शुक्राणु आएंगे तो अम्ल किसी पदार्थ को गलाने की क्षमता रखते हैं। तो शुक्राणु भी क्या होगा, यूरिन जो
मूत्राशय की दीवार में लग जाते हैं, उससे जब शुक्राणु टच करेगा तो क्या होगा, क्यों शुक्राणु गल जाएगा, शुक्राणु मर जाएगा। इसीलिए इन अम्लीयता को नष्ट करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से या काउपर ग्रंथि कहते हैं, उनसे क्षारीय द्रव निकलता है और क्षार जब अम्लीय माध्यम से गुजरेगा तो अम्ल और क्षार कैंसिल हो जाते हैं और लवणीय माध्यम बन जाते हैं। रसायन में आप जानते हैं अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करके क्या बन जाता है, लवण उदासीन हो जाता है। तो यह मार्ग शुक्राणु के लिए हो जाता है सुलभ। तो शुक्राणु को अम्लीयता से रक्षा करता है बल्बोयूरेथ्रल द्रव अर्थात तो क्षारीय होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ये सब जो तीनों ग्रंथि हुआ, ये तीनों ग्रंथि को हम यहाँ देखिए एसेसियरी जीनिशियल ग्लैंड कहते हैं या जीनिटल ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। पुरस्थ यानी प्रोस्टेट, शुक्राशय यानी सेमिनल और बल्बोयूरेथ्रल यानी काउपर, ये सब जो है सहायक जनन ग्रंथियां कहलाती है, जिनके द्वारा निकले गए हार्मोन से ही शुक्राणु के सारे प्रक्रिया आपको एक्टिव में रहते हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं। अब यहाँ देखिए कभी कभी एक रोग यहाँ समझेंगे, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में होती है, ये महिलाओं का चीज एक भी नहीं इसमें है। तो ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, यह प्रोस्टेट कभी कभी अंदर की ओर बढ़ जाता है। यहाँ चित्र में देखिए, मान लिया कि नालिका यहाँ है और प्रोस्टेट हम यहाँ दर्शा दिए हैं। मान लिया कि प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ये अंदर की ओर बढ़ता है, देखिए बढ़ रहा है, यहाँ देखिए अंदर की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते 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 ये मूत्र मार्ग को क्या कर दिया, पतला। तो पतला होने के कारण यूरिन निकलने में दिक्कत होती है। जितना समय लगता था x, वह समय 2x, 3x, 4x लगेगा। ध्यान दीजिए बात को यहाँ पहले, तो यहाँ पर ये 4x लगेगा। कभी करते करते यह प्रोस्टेट अंदर नालिका में सट गई तो यूरिन का निकलना पूरा जो है क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आदमी छटपटाने लगेगा, मूत्र जो है मूत्राशय की थैली में जमा होने लगेगा, पेट फटने लगेगा, फूलने लगेगा, वो बाप बाप चिल्लाने लगेगा। ऐसी स्थिति में इसको हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकल मशीन से और उसको ऐसे काट दिया जाता है। काटने के बाद अब ये हट गया और इनका निकलना जो है स्टार्ट हो गया, और इनका निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये रू हट गए तो इसको प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर की ओर बढ़ जाने से यूरिन का निकलना कभी कभी बंद हो जाता है। अब थोड़ी सी बात और ध्यान दें कि जैसे मान लिया कि पुरुषों में भी नसबंदी होती है और महिलाओं में भी नसबंदी होती है। तो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसको हम वेसेक्टोमी, और महिलाओं में होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर वेसेक्टोमी होगा। तो वेसेक्टोमी में क्या करते हैं कि हम लोग कहाँ काटेंगे ताकि शुक्राणु बाहर ना निकल पाए। जैसे इसको हम काटेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट देखिए डॉट डॉट करके दर्शा रहे हैं, ये पॉइंट को हम काट देंगे तो यहाँ से ये शुक्राणु का निकलना यही रुक जाएगा। तो यही हो सकता है काम, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है, हम काट सकते हैं क्योंकि उस पर विशेष से निकलता है। बाकी 3 को आपको ग्रंथि से द्रव निकलते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ काट के बांध देंगे यहाँ, तो गलत होगा, ये आइडिया गलत है, क्योंकि यहाँ काट के बांध देने से यूरिन का निकलना भी बंद हो जाएगा, यूरिन का निकलना भी। और यहाँ और इसके पहले हम यहाँ कहीं भी काटें, यहाँ से लेकर डैश दिए हैं, यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ तक हम यहाँ कहीं भी काट के बांध देंगे तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ से आकर के यहाँ मोड़ के बाद यहाँ काट देते तो यूरिन का निकलना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देने योग्य बात है कि कहाँ पर इनका नसबंदी होता है, इसे हम वेसेक्टोमी कहते हैं इस क्रिया को। अच्छा, एक चीज और है, किस प्रकार से ये वेसेक्टोमी हुआ। अब यहाँ बात यह है कि ये सभी ग्रंथियां आपस में, यूरिन की थैली है, इसमें यूरिन जमा रहते हैं, और यूरिन कहाँ से बनते हैं वो अगले पार्ट में बताएंगे। क्योंकि ये ब्रिक जो है, ब्रिक किडनी ब्लड को रात दिन छानता है, और छानने के बाद जो बेकार चीज जैसे यूरिया, हीरोक्रोम, पुराने आरबीसी, पुराना हीमोग्लोबिन, आपको कोलेस्ट्रॉल, NaCl, ये सब मिला करके यूरिन बनता है। वो पढ़ाई अलग देंगे हम, वो किडनी के फंक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो है होते रहते हैं, और ये सब बातों को आपको बता दिया गया। बहुत आप आसानी से समझ गए इतनी छोटी सी बात। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ाई से में ले चलेंगे, और क्या पढ़ाना है अगले वीडियो में देखिएगा। और या बात इसमें 20-25 जीके फिर बन गए साइंस, और इसमें ध्यान करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।